नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी तथा माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। अटल जी के पिता एक शिक्षक थे। अटल जी ने बीए की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब लक्ष्मीबाई कॉलेज कहा जाता है, से पूरी की तथा एमए राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से पूर्ण की। छात्र जीवन से ही अटल जी का जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो गया। अटल जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित कर दिया। उन्होंने कानपुर में एलएलबी की पढ़ाई प्रारंभ तो की, लेकिन उसे बीच में ही छोड़कर पूर्ण रूप से संघ के कार्य में समर्पित हो गए। अटल जी ने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में किया था, लेकिन 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी अटल जी ने पांचजन्य, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन भी किया। प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना जीवन समर्पित करने के बाद अटल जी ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया, जिसको उन्होंने आजीवन निभाया। राजनीति अटल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय से सीखी। अपने 5 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में वह 10 बार लोकसभा के तथा 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। अपने राजनीतिक सफर में अटल जी ने 4 राज्यों की 6 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर एवं लखनऊ, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर एवं विदिशा तथा दिल्ली की नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते। ऐसा करने वाले वह देश के एकमात्र राजनेता हैं। चुनावी राजनीति वाजपेयी ने 1952 में हुई पहली लोकसभा चुनाव से ही शुरू कर दिया। 1952 में वह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। चुनावी राजनीति में अटल जी को पहली सफलता 1957 में हुई दूसरी लोकसभा के चुनाव में मिली। इस बार वह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचने में सफल हुए। इस बार जनसंघ ने उन्हें 3 जगहों बलरामपुर, लखनऊ एवं मथुरा से चुनाव लड़ाया था। वह बलरामपुर से जीत दर्ज करने में सफल रहे, लेकिन बाकी 2 जगहों से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। 1962 में एक बार फिर लखनऊ से चुनाव हारने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी राज्यसभा पहुंचे। 1967 में वे एक बार फिर लोकसभा में पहुंचने में सफल रहे। भारतीय राजनीति में अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय जनसंघ को एक और झटका लगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद पार्टी को आगे बढ़ा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में मृत्यु हो गई। वह उत्तर प्रदेश के मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाए गए। 1968 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व अटल बिहारी वाजपेयी के युवा कंधों पर आ गया। तब तक अटल जी ने अपनी पहचान एक कुशल संगठनकर्ता एवं प्रखर वक्ता के रूप में बना ली थी। जब अटल जी राष्ट्रीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, तब पार्टी में उनके प्रमुख सहयोगी थे नानाजी देशमुख, बलराज मढ़ोक एवं
लाल कृष्ण आडवाणी। 1971 में अटल जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा पहुंचे। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसका विरोध करने के कारण विपक्ष के बाकी नेताओं के साथ अटल जी को भी जेल जाना पड़ा। अपने जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार जेल गए। पहली बार 1942 में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण तथा दूसरी बार 1975 में आपातकाल का विरोध करने के कारण। आपातकाल से देश को मुक्ति दिलाने के लिए जनसंघ सहित सभी विपक्षी पार्टियों का विलय कर जनता पार्टी का गठन हुआ। 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तथा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की सरकार में विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री के रूप में अटल जी ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन को हिंदी में संबोधित किया। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। अनेकानेक प्रयत्नों और कष्टों के बाद संयुक्त राष्ट्र के रूप में इस स्वप्न के अब साकार होने की संभावना है। अंतर्विरोधों के कारण मोरारजी भाई देसाई की सरकार 2 साल में ही गिर गई और जनता पार्टी का विघटन हो गया। जनता पार्टी के अंदर जनसंघ के अपने पुराने सहयोगियों के साथ मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी। 1980 में मुंबई यानी तब के बंबई में हुए भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन को संबोधित करते हुए अटल जी ने वह ऐतिहासिक संबोधन दिया था जब उन्होंने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन है। मुझे निर्विरोध इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भी मैं प्रतिनिधियों का आभारी हूं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि मुझे इस जिम्मेदारी को निभाने की शक्ति दे, विवेक दे। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद ये अलंकार की वस्तु नहीं है, ये पद नहीं है, दायित्व है, प्रतिष्ठा नहीं है, परीक्षा है। ये सम्मान नहीं है, चुनौती है। मुझे भरोसा है कि आपके सहयोग से, देश की जनता के समर्थन से मैं इस जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभा सकूंगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में
राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। फिक्र की राजनीति के दिन लग गए। तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 1984 लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रणनीति के तहत कांग्रेस ने अचानक ग्वालियर राजघराने के माधवराव सिंधिया को चुनाव मैदान में खड़ा कर दिया। वाजपेयी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी हक्की बक्की रह गई और अटल बिहारी वाजपेयी को माधवराव सिंधिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वो भी तब जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने अपने बेटे माधवराव सिंधिया के खिलाफ खुद अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रचार किया था। 1984 में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा सिर्फ 2 सीटों तक सिमट गई। फिर आया 1996 जब लोकसभा चुनाव में 161 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वह सरकार सिर्फ 13 दिन चली। लोकसभा में विश्वास मत पर चर्चा के बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मित्रों, अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है।
अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करता हूं। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है, लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया, तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? जब राष्ट्रपति ने मुझे बुलाया और सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ विधि होना चाहिए और 31 तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? जिस जनता का हमने विश्वास अर्जित किया है, और आप इकट्ठी भीड़ न करें। मैं अलग अलग पीछे, अब जब मैंने चर्चा आरंभ की थी तब इसका स्पष्टीकरण किया था। क्या ये तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो, जब वो कह रहे हैं कि कल शपथ विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं 31 तारीख तक का, तो मैंने कहा कि 31 तारीख के जो समय दिया जा रहा है उसका मैं सदुपयोग करूंगा, अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर हम आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेला नहीं था, पार्टी का फैसला था। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है, ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, ये कोई चुनाव में कुकुर मुत्ते की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। अगर आप हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। वो पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है, और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप सारा देश चलाना चाहते हैं,
बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। 1998 में हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत मिला और 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन जयललिता द्वारा अपनी पार्टी का समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वापस ले लेने के कारण उनकी सरकार 13 महीने में ही सिर्फ एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत हार गई और सरकार गिर गई। 1999 में हुए लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता में वापसी हुई और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तथा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजनीति एवं कविता के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी खाना बनाने, खाने एवं खिलाने के भी बहुत शौकीन थे। बहुआयामी प्रतिभा वाले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त 2018 को ब्रह्मलोक की अनंत यात्रा पर प्रस्थान कर गए। कुशल राजनेता, प्रखर वक्ता एवं ओजस्वी कवि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण था कि उनकी सरकार द्वारा देश की रक्षा एवं विकास के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए जो दूरगामी साबित हुए। अटल जी का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कई साहसिक निर्णय लेने के लिए याद किया जाता है। उन निर्णयों ने देश की नीति एवं राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही साहसिक एवं बड़े निर्णयों पर। पोखरण परमाणु परीक्षण। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित करना प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के साहसिक निर्णयों में से एक है। 1998 में प्रधानमंत्री बनने के 2 महीने के अंदर 11 एवं 13 मई को पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट कर उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। यह सब इतना गोपनीय था कि अमेरिका जैसे देश तक को भनक नहीं लगी। जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी घोषणा की तो पूरा विश्व भौचक्का रह गया। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. भारत के परमाणु परीक्षण से तिलमिलाए अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन बिना झुके भारत ने उसका डटकर सामना किया, जिसका जिक्र खुद अटल जी ने लोकसभा में किया था। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है।
पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी, हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा, यह भी हमको विश्वास था। लाहौर बस यात्रा एवं कारगिल युद्ध। भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ही साहसिक एवं ईमानदार कोशिशें की। फरवरी 1999 में दिल्ली एवं लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया और पहली बस से खुद लाहौर पहुंचे, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका स्वागत किया तथा दोनों ने मिलकर लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर पीठ में छुरा घोंपा। जिस समय संबंधों को ठीक करने के लिए वाजपेयी खुद लाहौर पहुंचे थे, ठीक उसी समय तब के पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ शुरू कर दी। भारत ने घुसपैठियों को निकालने की कार्रवाई शुरू की। अटल सरकार ने निर्णय लिया कि युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारत मां के वीर सपूतों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में होगा। शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर देश के अलग अलग कोनों में उनके गांव एवं कस्बे पहुंचने लगे। सरकार के इस निर्णय ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। जब भी किसी सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचता, उसको अंतिम विदाई देने के लिए जनता का सैलाब उमड़ पड़ता। लोगों के जज्बात में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा एवं देशभक्ति उमड़ने लगी। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन कारगिल युद्ध के पराजय से भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा और भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश जारी रखा, जिसका उदाहरण है कंधार विमान अपहरण एवं संसद भवन पर हुआ आतंकी हमला। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। विकट परिस्थितियों के बावजूद देश की विकास को रफ्तार देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए बड़े महत्वाकांक्षी निर्णय लिए। देश में राजमार्गों की जाल बिछाने के लिए सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण का अभूतपूर्व निर्णय लिया। सरकार ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निर्माण शुरू किया। इसी के साथ उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच नॉर्थ साउथ कॉरिडोर तथा पश्चिम से पूरब को जोड़ने के लिए गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर के बीच ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ। यह निर्णय ऐतिहासिक था। आज तक भारत में इतने बड़े स्तर पर राजमार्गों के निर्माण की कोशिश नहीं हुई थी। शेरशाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के बाद इतिहास की सबसे बड़ी कोशिश थी। यह अटल सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है
जो आज भी देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दे रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ऐसा नहीं कि अटल सरकार ने सिर्फ राजमार्गों के निर्माण के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिया, बल्कि देश के गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी एवं दूरदर्शितापूर्ण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। इससे देश के गांव सड़कों से जुड़े और आर्थिक विकास उन तक पहुंचनी शुरू हुई। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दी और गांव एवं शहर के बीच की दूरी को कम किया। सर्व शिक्षा अभियान। देश में स्कूली शिक्षा को मजबूत करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ठोस पहल किए। एक शिक्षित समाज ही एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसी सोच के तहत वाजपेयी सरकार ने सर्वप्रथम छोटे बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए वाजपेयी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। वर्ष 2000 में इस योजना के शुरू होने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे यानी ड्रॉप आउट की संख्या में भारी कमी आई। वर्ष 2000 में जहां ड्रॉप आउट्स 40% था, वहीं 2005 आते आते यह 10% पर आ गया। सर्व शिक्षा अभियान की थीम लाइन स्कूल चले हम को खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था। संचार क्रांति। अटल सरकार में आर्थिक सुधारों को अभूतपूर्व गति प्रदान की गई। विनिवेश को बढ़ावा देने के लिए विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया। देश ने तेज आर्थिक विकास दर को दर्ज किया। वाजपेयी सरकार ने संचार क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सुधार किए। जब वाजपेयी सरकार सत्ता में आई, तब संचार पर सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL का एकाधिकार था। टेलीफोन एवं मोबाइल रखना देश में स्टेटस सिंबल था तथा वह आम आदमी के पहुंच से बाहर था। 1999 में वाजपेयी सरकार ने नई टेलीकॉम नीति लागू किया और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एकाधिकार को खत्म कर दिया। संचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। प्रतिस्पर्धा बढ़ी और लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल करने का लाभ मिला। बाद में सस्ती मोबाइल फ़ोन का दौर शुरू हुआ और मोबाइल फ़ोन आम आदमी की पहुंच में आया। आज हर हाथ में मोबाइल है। संचार क्षेत्र में किए गए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के निर्णयों ने देश में संचार क्रांति लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटल जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वह एक कुशल राजनेता, प्रखर वक्ता एवं ओजस्वी कवि थे। भाषा पर उनकी पकड़ जबरदस्त थी। वह बचपन से ही कविताएं लिखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली कविता ताजमहल पर थी, लेकिन वह ताजमहल की खूबसूरती या शाहजहां एवं मुमताज के प्यार पर नहीं थी, बल्कि यह उन मजदूरों पर थी, उन श्रमिकों पर थी जिन्होंने ताजमहल को बनाया। और जैसा कि कहा जाता है कि उन श्रमिकों का हाथ तक काट लिए गए। अटल जी की पहली कविता के कुछ अंश। यह ताजमहल यमुना की रोती धार बिकल, कल कल चल चल जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया ताजमहल, यह ताजमहल। कैसा सुंदर अति सुंदरतर ताजमहल, यह ताजमहल।
कैसा सुंदर अति सुंदरतर, जब रोया हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल। अटल जी की हर कविता के कुछ मायने होते थे। उनकी हर कविता में जनमानस के लिए एक सीख होती थी। वह राष्ट्रवाद, संस्कृति एवं देश प्रेम का संदेश लिए होती थी। कश्मीर पर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को अटल जी ने अपनी कविता के जरिए बता दिया था कि वह कभी सफल नहीं होगा। अटल जी ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दिया था कि वह आग से खेलना बंद कर दे। अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। कश्मीर में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, श्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, खोदो अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं, दो नहीं, एक नहीं, दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। वीर सावरकर के राष्ट्र प्रेम, त्याग एवं बलिदान को प्रणाम करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सावरकर माने तेज,
सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले एवं राष्ट्रवाद को हे दृष्टि से देखने वालों को अटल जी ने अपने कविता के माध्यम से ही संदेश दिया था और उन्हें हिंदू का मतलब समझाया था। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रणय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपल। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर। वैसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का, मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठका शहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में चहर चहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय।